हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 8 जिसमें ऋतुराज जी द्वारा लिखित कविता कन्यादान दिया गया है। तो कन्यादान पर जो वीडियो हमने बनाया है उसे आप अवश्य देखिए बच्चों, क्योंकि उस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। यदि आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देखें, लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही बच्चों, आज मैं आपको भावार्थ कैसे लिखते हैं यह बताऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए यह देखते हैं। और ये जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, सेकेंड टर्म में ये चैप्टर आने वाला है। पंक्ति हमारा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, ऋतुराज जी की माँ का दुख क्या था, बहुत ही प्रामाणिक था। प्रामाणिक कहने का क्या अर्थ होता है, वास्तविक, या आप कह सकते हैं स्वाभाविक। माँ का दुख कैसा था, स्वाभाविक था। जब वो अपनी बेटी को क्या कर रही थी, किसी को सौंप रही थी, जब उसका कन्यादान कर रही थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि माँ के लिए वह क्या थी, अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी का प्रयोग कवि ने क्यों किया है बच्चों, क्योंकि वह उसकी सुख दुख की सच्ची सहेली थी या सच्ची साथी थी। तो देखिए, भावार्थ लिखने से पहले आप प्रसंग अवश्य लिखें। प्रसंग में आपको लिखना होगा, यह कविता क्षितिज भाग 2 के अध्याय 8 से लिया गया है, जिसके लेखक हैं ऋतुराज जी। तो उसके बाद लिखेंगे कि कवि इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं। तब आप बच्चों भावार्थ लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख की सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो अपने जीवन की सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भावार्थ लिखेंगे। अगली पंक्ति देख लेते हैं। अगली पंक्ति है, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, किसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपको कोई सी भी पंक्ति दी जा सकती है भाव स्पष्ट करने के लिए। तो आप सभी पंक्ति के भावार्थ देखें कि कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ आप भावार्थ लिखेंगे इस प्रकार। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई थी कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसीलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ पता नहीं है और ना ही उसे अपने दुखों व परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। कवि ऋतुराज जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों के लिखे हुए अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तो उसी प्रकार जो यहाँ पर कौन है, कन्या है, वह भी अभी वास्तविकता से क्या है, अनभिज्ञ है, यानी उसे भी अभी वास्तविकता का नहीं पता है। शादी होने के बाद जब दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ सबको समझना होता है और बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। इसीलिए यहाँ पे कन्या को क्या कहा गया है कि वह किस चीज़ की पाठिका है, धुंधले प्रकाश की, यानी वास्तविकता से अनभिज्ञ है। वह भी किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते या हम उन अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ पाते, सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो नई दुल्हन होती है जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, उसे धीरे धीरे वास्तविकता का ज्ञान होता है। तब तक सिर्फ वो क्या करती है, अंदाज़ा लगाती है। आगे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यावहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में
उसको अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, यानी उसके पास जो भी जानकारी है वह कैसी है, आधी अधूरी व अस्पष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भावार्थ लिखेंगे। अगली पंक्ति है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। तो बच्चों, कविता में जो माँ कहती हैं कि आग किस लिए है, रोटियां सेकने के लिए, और कहती हैं कि जो हमारी सुंदरता होती है ना, सुंदरता क्षणिक होती है, क्योंकि आज है कल नहीं होगी, है ना। इसलिए माँ बेटी को कहती है कि कभी अपनी खूबसूरती पे तुम रीझना मत, यानी अहंकार मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और साथ ही उसे यह भी सीख देती है कि अगर तुम्हें कोई प्रताड़ित करे, परेशान करे, ठीक है, तो तुम कोई अनुचित कदम मत उठाना। कोई तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो तुम उसका विरोध करना, क्योंकि आग किसके लिए होता है, खाना पकाने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। ये उस समय की बात कबीर ने यहाँ पे की है जिस समय में दहेज की वजह से बहू बेटियों को क्या किया जाता था, आग के हवाले कर दिया जाता था, है ना। तो यहाँ पे उसको उजागर किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। अब इसका भाव आप इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने के सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है, शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देख करके ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह क्या है, अस्थायी है। ठीक है, क्योंकि सुंदरता हमेशा नहीं रहती, आज है कल नहीं होगी। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना चाहिए, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका क्या करो, विरोध करो, है ना। क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में बिल्कुल ही हिचकिचाते नहीं हैं। साथ ही कभी देखिए यह भी कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत ही आकर्षित करते हैं। माँ भी अपनी बेटी को क्या सीख देती है कि कभी भी तुम वस्त्र और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। वह क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वह सब क्या है, एक बंधन की तरह है। तो माँ यहाँ यही समझाती है अपनी बेटी को, वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इसको क्या मानना चाहिए, एक बंधन मानना चाहिए। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि यह महिलाओं के लिए क्या है, एक बंधन है, उससे कम नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आप भावों को लिखें। जितने भी भावार्थ आपको बताए जा रहे हैं आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगली पंक्ति है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए माँ यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहती है अपनी बेटी से कि तुम हो तो एक लड़की, लेकिन लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। यानी तुम्हारे अंदर क्या क्या होना चाहिए गुण, लज्जा होना चाहिए, ठीक है, मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस पंक्ति को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके भाव को, कि उपयुक्त पंक्ति में माँ अपनी बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि लोग महिलाओं को कमज़ोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं उन पर। तो इसीलिए महिलाओं को कैसा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी उनकी कमजोरियों का फ़ायदा ना उठा सके। तो इसीलिए माँ कहती हैं कि अपने स्त्रीत्व के स्वाभिमान यानी गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमज़ोर व असहाय मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना, यानी अपनी आवाज़ उठाना, ना कि कोई आपको परेशान करे और आप बस सहते जाओ। तो यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक या कवि यही कहना चाहते हैं। तो भाव तो आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अब इसके प्रश्न भी देख लिए जाए।
पहला प्रश्न आपके सामने है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो बच्चों अभी आपको इसका भाव स्पष्ट करके समझाया है कि माँ क्यों कहती है कि लड़की जैसी होना पर लड़की जैसी मत दिखना। माँ कहती है कि तुम लड़की हो, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या नहीं बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। अगर तुम कमज़ोर होगी तो लोग तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ माँ स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारे अंदर लड़की के सारे गुण हों, ठीक है, क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन कभी भी किसी के सामने इतनी कमज़ोर मत पड़ना कि वह तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने लगे। तो देखिए यहाँ पर आप आंसर इस प्रकार लिखें, कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। नारी जागृति यानी नारी को सशक्त बनाने से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता और कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधन के दुख को झेल चुकी है। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से क्या करती है, सावधान करती है। क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का समाज में क्या होता है, शोषण। तो इसीलिए माँ उसे समझाती है कि तुम्हें क्या बनना है, एक सशक्त और मजबूत नारी, और जीवन में आने वाले समस्याओं का क्या करना है, खुल करके विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों का आपको क्या करना है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है यह आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि आग क्या है, रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ समाज में जो अत्याचार नारियों के प्रति होता था, उस अत्याचार के विरोध के रूप में ये शब्द कहा गया है कि तुम लोग खुल करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करो, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती हैं और फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। तो इसीलिए कहती हैं आग क्या है, रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यानी कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तो तुम खुल करके उसका विरोध करो, ठीक है, उसका सामना करो, ना कि उस अत्याचार को सहन करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ यहाँ पे क्या करती है, बेटी को सचेत करना यानी उसे समझा रही है, उसे बता रही है, क्योंकि वह उस परिस्थिति से गुजर चुकी है। जब माँ अपनी बेटी की कन्यादान कर रही होती है तो माँ को यह पता होता है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। सयानी यानी कि समझदार। माँ को यह पता होता है कि बेटी अभी ज़्यादा समझदार नहीं है, अभी उसकी उम्र छोटी है और समाज में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। तो बेटी को इन सब के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए माँ उसे सचेत करती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो तो तुम उसका खुल करके विरोध करना, उसे सहते मत रहना, ठीक है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप, बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रतिलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती है। इसीलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, ठीक है, क्योंकि माँ उन सारी चीज़ों को झेल चुकी होती हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी को यह सब बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। यानी बच्चों जो छवि आपके सामने आ रही है उसे आपको लिखना है। तो देखिए
पंक्ति को देखिए ध्यान से। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका क्यों कहा गया है? पाठिका यानी छात्र जो क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि वह अभी किस चीज़ की पाठिका है? धुंधले प्रकाश की, यानी आने वाले परिस्थितियों से अनजान है वह, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जीवन में जो आने वाली चीज़ें हैं उससे वह अनजान है, अभी वो कल्पना में ही जी रही है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। ये निम्नलिखित है। पहला, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख और दुख नहीं है। दूसरा, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है और घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अब यहाँ देखिए, अंतिम पूंजी माँ को अपनी बेटी क्यों लग रही थी? क्योंकि बच्चों बेटी जो थी वह माँ के दुख सुख की एकमात्र मित्र थी, है ना, जो उसके दुख सुख में उसका साथ देती थी। तो इसीलिए यहाँ पर माँ को क्या लग रही है? वह उसकी अंतिम पूंजी, एक वही तो थी जो अपनी माँ के दुख सुख सब में उसके साथ रहती थी। इस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर। माँ और बेटी का संबंध मित्रता पूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथीन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को क्या कहा है? अंतिम पूंजी। इस क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? अब यहाँ माँ क्या क्या सीख देती है? तो देखिए, माँ बेटी को क्या कहती है कि अपनी सुंदरता पर कभी रीझना मत, है ना, और तुम पर कभी दुख आए तो कभी कोई गलत कदम मत उठाना, है ना। और कहती है कि जो आभूषण है वह क्या है? आभूषण आकर्षित करने वाला होता है, तो इसीलिए तुम आभूषण के पीछे कभी मत पड़ना, ये सब क्षणिक है, लोभ है। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। पहला, माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। दूसरा, माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। तीसरा, माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। कहती है ये तो क्षणिक है ना। चौथा है, नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में ना बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। तो इस प्रकार की सीख जो है वह माँ देती हैं। नेक्स्ट देखिए, रचना और अभिव्यक्ति से है प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो देखिए बच्चों, कन्या के साथ दान का जो बात यहाँ पर किया गया है वो मेरी दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि विवाह बेटियों का भी होता है और बेटों का भी होता है। तो हम बेटियों का कन्यादान कर देते हैं, बेटों का क्यों नहीं करते? तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका पालन, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उनका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, अतः विवाह उसी से करवाया जाए जो अपनी पुत्री के योग्य हो और खुद को अपना ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें सौंप दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखें, क्योंकि माता पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।